नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आप देखेंगे हमारे बहुत ही खास पेशकश उत्तराखंड एक्सप्रेस प्रदेशवासियों के लिए। सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी कोरोना की। कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर कल यानी कि बुधवार को सबसे ज्यादा 1061 नए केसेस सामने आए हैं। 12 मरीजों की कल में मौत हो गई है। 1061 सबसे ज्यादा आंकड़ा एक दिन में कोरोना से संक्रमित लोगों के आने का। आपको यहाँ ये भी जानकारी देते हैं कि इससे पहले इसी महीने में एक दिन में 952 केसेस सामने आए थे। 27,000 के पार संख्या पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में अब पॉजिटिव केसों की संख्या 27,000 के पार है। अब तक प्रदेश में कोरोना की वजह से 372 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच 8,500 एक्टिव केसेस। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर एक और बीजेपी नेता कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीएम के ओएसडी उर्वा दत्त भट्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले आपको जानकारी दें कि बीजेपी नेता कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कई बीजेपी नेताओं के कोरोना संक्रमित होने की खबरें पहले भी सामने आ चुकी है। अब एक बार फिर से बीजेपी नेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीएम के ओएसडी ही कोविड पॉजिटिव निकले हैं। 1061 कल का आंकड़ा, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। सबसे ज्यादा एक दिन में आते हुए कोरोना के संक्रमित लोग। देहरादून से आ रही है खबर, जहां पर शिक्षा सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। ड्राइवर के पॉजिटिव आने के बाद सैंपल लिया गया था। सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे विभाग में अब हड़कंप मच गया है। अब बुलेटिन में आपको यह भी बता दें कि देहरादून से जो बड़ी खबर आ रही है, उसमें विधानसभा सत्र से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट किया जाना जरूरी होगा। सत्र में शामिल होने वाले अफसरों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एमएलए हॉस्टल में टेस्ट सेंटर बना सकते हैं। विधानसभा में भी टेस्ट सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसी खबरें चलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी ये खबर आपको। सीधे रुख करते हैं देहरादून, जहां से मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपांकर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। और अब आपसे कुछ अच्छी खबर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कल जो खबर आई थी उसने तो लोगों का दिल दहला दिया। 1061 के पार पहुंची हुई है सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित आने वाले लोगों की संख्या। अब हम 27,000 के पार भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नेता एक के बाद एक कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। कैसे पार पाएगी सरकार इस महामारी से, क्या लगता है? बिल्कुल कंचन, सबसे बड़ी समस्या या चुनौती अब यही है कि कैसे इस संक्रमण को रोका जाए। इसमें अच्छी खबर जो है ये है कि 700 से ज़्यादा एक्टिव केसेस एक दिन में जो सही हुए हैं वो कल ठीक हुए हैं। हालांकि एक्टिव केसेस बढ़ते भी जा रहे हैं, 8500 के आसपास एक्टिव केसेस पहुंच चुके हैं। लेकिन चुनौती ये रहेगी कि 15 मार्च को पहला केस आया था और 15 सितंबर आने वाला है। 1000 केस आए 6 महीने में। आप ये स्थिति देखिए, राजधानी देहरादून में एक्टिव केस 2000 के पार हो चुके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मैसेज जो है वो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, जहां केसेस अभी 30, 35, 56 इसके आसपास है। उन जिलों को अभी संभाला जाएगा तो हालात वहां नहीं बिगड़ेंगे। अगर वहां अभी हालात नहीं संभाले गए तो आने वाले दिनों में यही स्थिति पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकती है। बड़े चैलेंज जो रहेगा वो उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार, इन डिस्ट्रिक्ट्स में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना, पूरा मैनेजमेंट देना, क्योंकि अगर कोरोना पेशेंट आएंगे तो उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाना, उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना। और अब ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी में कोरोना आ चुका है, तो इसको किस तरीके से रोका जाए। मॉर्टेलिटी का जो रेट है वो 1% के नीचे होना चाहिए, लेकिन 1.37 यानी 1.37% के आसपास मॉर्टेलिटी रेट है। यानी मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट भी बढ़ रहा है, बिल्कुल मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट भी बढ़ रहा है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आपने आज एक राहत की खबर दी कि रिकवरी रेट भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जल्दी से हमारे दर्शकों को एक अपडेट दे दीजिए, जो विधानसभा सत्र होना है उसकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि खबरें ये छनकर सामने आ रही हैं कि तमाम अधिकारियों को, तमाम नेताओं को अपना टेस्ट कोरोना का करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा क्या गाइडलाइंस जारी की जाएंगी उनके लिए?
कंचन, इसको लेकर खास बात है कि न्यूज़ सिटी ने सबसे पहले बात बताई थी कि कोरोना टेस्ट होगा विधायकों का। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। अब जो एमएलए हॉस्टल है उसमें एक कोरोना टेस्टिंग सेंटर वहां पे बनेगा ताकि वहीं पे विधायकों का टेस्ट हो जाए। इसके अलावा विधानसभा में एक टेस्ट सेंटर बनाने की तैयारी है वहां पर भी, ताकि कोई भी अगर अधिकारी वहां पर आता है उसका टेस्ट वहां पर हो सके। किसी भी विधायक की एंट्री बिना रिपोर्ट के अंदर नहीं होगी। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह कि विधायकों को एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप अगर वर्चुअल जुड़ना चाहते हैं वर्चुअल जुड़िए, आपके किसी भत्ते में कोई कटौती नहीं होगी। यानी पूरे ऑप्शन खोल के रखे गए। लेकिन कल सुरक्षा कमेटी की बैठक होगी कि विधानसभा की जो सुरक्षा होती है उसको लेकर पूरी तैयारी। उस सुरक्षा कमेटी की बैठक के बाद फैसला होगा कि 23 से 25 सितंबर का सत्र किन तैयारियों के साथ होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते आपको ये बता दें, विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर तक होगा और इसको लेकर बुधवार को खुद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के मंडप में तैयारियां देखी हैं, जायजा लिया पूरा मुख्यमंत्री ने। तस्वीरें वहां की आपके सामने। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा में सिर्फ विधायक की ही एंट्री की परमिशन होगी, कोई स्टाफ एंट्री नहीं कर पाएगा। हर विधायक और अधिकारी का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही एंट्री दी जाएगी और जिस विधायक या अधिकारी ने पहले यानी कि करीब 72 घंटे पहले टेस्ट कराया होगा वही टेस्ट मान्य होगा, रिपोर्ट भी वही मान्य होगी। विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी, जैसा कि मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट जानकारी दे ही रहे थे। विधायक की ये इच्छा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे विधानसभा सत्र से जुड़ना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर वहां पर पहुंच के, जिसमें कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। 11 सितंबर को सुरक्षा की बैठक होगी जिसमें सत्र की तैयारियों का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। जो 65 साल से उम्र पार कर चुके हैं माननीय विधायक, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि यदि वो वर्चुअल जुड़ें, क्योंकि वो व्यवस्था हमने बहुत तरीके अच्छे ढंग से हम लोग कर चुके हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं। फिर साथ में एक हमने ये भी मन बनाया है कि सभी माननीय सदस्यों को, यदि कोई माननीय सदस्य चाहे वो युवा हो या अन्य जो भी हैं, यदि वर्चुअल जुड़ना चाहें तो उनको भी एक ऑप्शन हम लोग देंगे। इसके साथ साथ जब हमारा प्रवेश माननीय विधायक का होगा तो उस समय किसी भी दर्शक को अंदर आने की अनुमति नहीं रहेगी। अब आगे बढ़ते आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ले चुके हैं। देहरादून सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े थे पीएम मोदी के साथ, और इस दौरान पीएम ने कहा कि बद्रीनाथ में पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व का ध्यान रखा जाना होगा जरूरी। उन्होंने ये भी कहा कि बद्रीनाथ का डेवलपमेंट स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के तौर पर किया जाए। बद्रीनाथ का जो डेवलपमेंट हो वो स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के तौर पर किया जाना चाहिए। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि एंट्री पॉइंट पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। बद्रीनाथ जी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है वो कैसे सुरक्षित रखते हुए हम उसका विकास करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साल 2013 की केदारनाथ आपदा आपको याद होगी, जिससे पहले श्री केदारनाथ मंदिर का नाम 66 नाली भूमि थी। आज आपदा के 7 साल के बाद भी जिला प्रशासन केदारनाथ मंदिर के नाम 1 नाली भूमि का कब्जा नहीं दिला पाया। साल 2013 के आपदा से पहले केदारनाथ मंदिर ही केदारनाथ धाम में सबसे बड़ा भूमिधर था। केदारनाथ धाम की करीब 360 नाली भूमि में से अकेले केदारनाथ मंदिर के नाम करीब 66 नाली जमीन थी, जिसमें से 21 नाली जमीन संक्रमणीय अधिकारी और 45 नाली जमीन पट्टे की दर्ज थी। लेकिन सबसे बड़े भूमिधर श्री केदारनाथ मंदिर को 1 नाली भूमि पर भी अब तक जिला प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं दिया गया। श्री केदारनाथ धाम में मंदिर समिति यानी केदारनाथ मंदिर के नाम पर 21 नाली तो श्रेणी 1 की भूमि थी और 45 नाली भूमि समय समय पर श्री केदारनाथ मंदिर को लीज या लीज के रूप में ग्रांट की गई थी। आज तक के भी 13 की आपदा के बाद आज तक के भी ये जमीन केदारनाथ मंदिर को नहीं दी गई है। वहीं केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने केदारनाथ मंदिर को जमीन वापस देने के लिए सीएम त्रिवेंद्र को पत्र लिखा है।
वहीं कुछ समय पहले केदारनाथ धाम में मंदिर कार्यालय पुजारी आवास बनाने पर सहमति बनी थी, जिसके लिए आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा 4 करोड़ रुपए मंदिर समिति को दान दिए जा रहे थे, लेकिन केदारनाथ विकास प्राधिकरण और एनजीटी ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। तो आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा 4 करोड़ रुपए देने की संस्तुति भी दी गई थी। उन्होंने इसलिए स्वीकार भी किया था कि 4 करोड़ रुपए दिया जाएगा, लेकिन केडीए होने के कारण और एनजीटी के कुछ कायदे कानून होने के कारण वो फाइल हमारी आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं पूरे मामले में जिला प्रशासन का कहना है कि मामले में शासन स्तर पर विचार हो रहा है, जैसे इसमें शासनादेश आएगा उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। अभी मंदिर समिति की भूमि देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से मास्टर प्लान के अंतर्गत उनकी जो परिसंपत्तियां हैं उनको देने पर शासन के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। जैसे ही इसमें शासनादेश आते हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। केदारनाथ पुनर्निर्माण के समय श्री केदारनाथ मंदिर की भूमि को भुला दिया गया है और जिस तेजी से पुनर्निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं, उससे इस बात का डर है कि कहीं केदारनाथ के सबसे बड़े भूमिधर केदारनाथ मंदिर ही भूमिहीन बनकर ना रह जाए। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र रावत की रिपोर्ट। कोरोना जैसी मुश्किल में थाली, शंख, घंटी बजाने का आह्वान पीएम मोदी ने किया था और अब इसी काम को कांग्रेस कॉपी कर रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत कह रहे हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। 11 तारीख का समय दिया है उन्होंने, शाम के 7:30 बजे का, जब पूरे राज्य के लोगों से उन्होंने अपील की है घंटी, शंख ये ना मिले तो कनस्तर बजाने की। कांग्रेस की अपील है। बीजेपी का यहां पर कहना है कि कांग्रेस 2022 में भी कनस्तर ही बजाएगी। शंख भी आप सबके घरों में है नहीं है, तो हमने कहा भाई कनस्तर बजा दो। तो 11 तारीख को 7:30 बजे बेरोजगारी के खिलाफ जितने लोग भी एकताबद्ध हैं वो सब लोग किसी न किसी तरीके से अपना विरोध प्रकट करेंगे और 12 तारीख को मैं भी उपवास पर बैठूंगा। नहीं, नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। नकल करने के लिए भी कुछ तो आना चाहिए ना। इनके पास तो कुछ नहीं है। एक क्रेडेंशियल होने चाहिए लीडर के। तो बेरोजगारी के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने 11 सितंबर का समय दिया है शाम के 7:30 बजे का। राज्य की जनता से घंटी, शंख और ये चीजें ना मिले तो कनस्तर बजाने की अपील की गई है, जिस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत अब मनोरंजन कर रहे हैं लोगों का। जी को मनोरंजन के लिए इस उम्र में कुछ ना कुछ तो चाहिए, और रावत जी को मनोरंजन के लिए इस उम्र में कुछ ना कुछ तो चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गन्ना किसानों को 175 करोड़ की पेमेंट जारी की गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश के बाद ये पेमेंट जारी की गई है। गन्ना किसानों की लंबे वक्त से बकाया था इस पेमेंट का, जिसको आज चुकाया गया है। और अब बात होगी बुलेटिन में महेश नेगी की। यौन शोषण के मामले में वो चौतरफा घिरे हुए हैं। अब इस मामले में एक विवादित ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में एक पुलिसकर्मी और नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला की कथित बातचीत है। ऑडियो में पुलिसकर्मी कह रहे हैं उसे जबरदस्ती बयान दिलवाए गए। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। मुझे पता भी नहीं था यार इस मैटर का क्या करके मुझे यहाँ से ले गया और जीना जी ने मुझसे बात करी और मुझसे पता क्या बोला कि तेरे खिलाफ मुकदमा क्या रखा है मेरी के लिए। मैंने कहा सर मेरा तो कुछ जीना जी कौन? सुरेंद्र सिंह जीना जो भिकिया सैन वाले विधायक हैं आपके वहाँ के? हाँ सर विधायक। अच्छा अच्छा ठीक है। ये मुझे यहाँ से बहला फुसला के ले गए, कहते तेरे पर मुकदमा है, तू अरेस्ट होने वाला है, दूरी में 10 साल की सजा है, आजीवन कारावास से। पता मैं डर गया और इनके साथ चले गया। ठीक है। आप कहाँ थे? कहाँ से ले गए? मैं हरिद्वार था। पता मुझे हरिद्वार से जबरदस्ती ले गए। अच्छा ठीक है। मैं डर गया। उसके बाद मुझे इन्हें एमएलए हॉस्टल में ले गए। कितना नंबर कमरा था एमएलए हॉस्टल का? 62 और 63 नंबर कमरा। एक महेश नेगी का है, सुंदर सिंह जीना जी का है। हाँ मैं भी गई हूँ वहाँ, तो यही है कमरे का नंबर। तो पहले ऑफिस है, अंदर फिर कमरे शुरू है ना? हाँ पता है। ये मुझे अंदर लेके गए, मेरे से बात करी करके। पहले तो बोले कि यार तू उस लड़की को समझा दे करके, हम पैसे देने को तैयार है। मैंने बोला सर मैं कौन होता हूँ? अच्छा। मैं कहा सर मीडिया है, अगर वो सकते हैं सच्चे हैं तो अपना डीएनए करा लें। अच्छा। कह रहे तेरे पे 2 ही रास्ते हैं, या तो लड़की को मना ले या फिर
हमारे मतलब उस लड़की के खिलाफ तू करते बयान दे दे। वेलकम बैक। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आगे बढ़ते हुए आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। अल्मोड़ा से खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। चिखौटिया में मैक्स खाई में गिर गई है। इस पूरे हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धन सिंह रावत की अब बात करेंगे, जिन्होंने पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के बुदेसू गांव को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत गोद ले लिया। रावत ने बुदेसू गांव पहुंचकर योजना अंतर्गत घोर की पछियाड़ नोनी कु नो यानी घर की पहचान बालिका के नाम योजना की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बाल विकास विभाग के विज्ञापन गीत को भी मोबाइल पर जारी किया। राज्य मंत्री ने बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने की चलाई जा रही इस मुहिम की सराहना की। जो हमारे खिरसू ब्लॉक का एक बहुत खूबसूरत गांव है बुदेसू, उसको आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इसको गोद लिया गया इस गांव को, और घौर की पछाड़ बालिका के नाम से एक अभियान चलाया गया है। इससे पूरे देश में एक मैसेज आएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हम प्रत्येक गांव में क्या क्या अच्छा काम कर सकते हैं। कोरोना काल के अनुभवों से सीख लेकर सत्ताधारी बीजेपी अब पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उतरने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में उसने अपने सभी जिला कार्यालयों को भी करीब करीब हाईटेक करना शुरू कर दिया है। सभी जिलों में स्थिति पार्टी कार्यालयों को 30 Mbps की लीज लाइन से जोड़ दिया गया है। अब धीरे धीरे इस मंडल के कार्यालयों को भी डिजिटल करने की योजना है। पार्टी ने सभी कार्यालयों में IT एक्सपर्ट्स तैनात किए हैं। अब धीरे धीरे पार्टी नेताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन किए जाने की खबर है। अपने प्रदेश स्तर पर प्रदेश कार्यालय में और जिलों के हर कार्यालय के अंदर वर्चुअली सिस्टम डेवलप किया है। हमारे प्रदेश के स्तर से जिलों में और जिलाध्यक्ष मंडल स्तर पर वर्चुअली जुड़ने के लिए जो सिस्टम है हमारा हर कार्यालय में तैयार है, और कार्यालय के माध्यम से जिला पे हमने जो सिस्टम डेवलप किया है वो बूथ तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का उसमें क्षमता है। जिस जिम कॉर्बेट की आहट से बाघ और गुलदार कभी थर्राते थे, आज उसी कॉर्बेट के गांव में लोग इनकी दहशत से परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के काला डूंगी में छोटी हल्द्वानी नाम का एक बेहद खूबसूरत गांव है। इस गांव को कॉर्बेट का गांव छोटी हल्द्वानी कहते हैं, क्योंकि मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने यहां रहते हुए कई आदमखोर बाघों और गुलदारों का सफाया किया था। लेकिन अब इस गांव के लोगों को फिर एक जिम कॉर्बेट की जरूरत है कि शेर, गुलदार, बाघ ये गांव में आकर हमारी गौशालाओं में घुसकर वहीं से जानवरों का नुकसान करते हैं, मार देते हैं। कॉर्बेट के गांव में इन दिनों बाघ और गुलदार का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि लोग मवेशियों को जंगल में चराने से भी डर रहे हैं। कभी जिस गांव में रहते हुए कॉर्बेट ने कई आदमखोर गुलदार और बाघों का सफाया कर डाला था, आज उसी गांव के लोग सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। हमारे गांव में बहुत आतंक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो हमारे ये इनको पालतू जानवरों को जैसे बकरी है, बाघ और ये है क्या कहते हैं गाय है, भैंस है, उसका नुकसान कर दे रहे हैं। छोटी हल्द्वानी के परंपरागत नाम से जाने जाने वाले इस गांव को आज लोग जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है 19वीं शताब्दी का वो दौर जब इस पूरे इलाके में गुलदार और बाघों का जबरदस्त आतंक देखने को मिलता था और लोग उनसे खासे परेशान थे। लेकिन वो दौर एक बार फिर से लौटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मवेशी हैं उनको गुलदार और बाघों ने एक बार फिर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिससे यहाँ के स्थानीय किसान खासे परेशान हैं और लोगों को जिम कॉर्बेट की एक बार फिर से याद आने लगी है। कैमरा कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18।